ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। सर सीए इंटरमीडिएट जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं सर, उनके लिए अमेंडमेंट लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये किसके लिए रिलेवेंट है और क्या इसमें कवर करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। सर सबसे पहली बात, अमेंडमेंट्स नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए या कभी भी जब आईसीए का एग्जाम होता है, द मंथ ऑफ द एग्जाम उससे 6 मंथ पहले तक के जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए थे आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा, आपने अगर मेरे लेक्चर भी लिए होंगे या आपने पहले इंडायरेक्ट पढ़ा भी होगा, तो आपने जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं या जो भी टॉपिक पढ़ा है वो अमेंडेड था टिल 31 अक्टूबर 2022, मतलब मई 2023 ये जो एग्जाम हुए सर, इसमें अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं टिल 31 अक्टूबर 2022। क्लियर? तो सर आपको जो बुक्स मिली होगी वो 30 अप्रैल 2022 तक अमेंडेड मिली होगी सरकार। उसके बाद सिंस नवंबर में आपके एग्जाम से, तो सर अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल 2023 तक जो एप्लीकेबल हो गए हैं आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो इस लेक्चर के अंदर आप देखिए ध्यान से, इस लेक्चर के अंदर आई एम गोइंग टू कवर अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव बिटवीन 1 नवंबर 2022 टू 30 अप्रैल 2023 एंड ये सारे अमेंडमेंट्स एक तरह से नए अमेंडमेंट हो गए नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। क्लियर? ओके, तो सर ये सारे अमेंडमेंट्स आपको ये पढ़ाने वाला हूं मैं। अच्छा, आपको अमेंडमेंट नोट्स जो आपको बुक्स मिली है वो 31 अक्टूबर 22 तक के अमेंडेड प्रोविजंस आपको मिले होंगे। उसके बाद के अमेंडमेंट्स इन अमेंडमेंट नोट्स में मैंने इंसर्ट कर रखे हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि इन अमेंडमेंट नोट्स को कैसे यूज करना है। अच्छा, अमेंडमेंट नोट्स आप देखेंगे तो सर 22 पेज के अमेंडमेंट नोट्स है, पर इतने सारे अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट बहुत कम है। क्लियर? फिर आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पेज तो दिख रहे इतने सारे। सर नंबर ऑफ पेज जो मैंने आपको दिए हैं, अपना जो बुक है जीएसटी पार्ट का जो अपना बुक है कलरफुल बुक, उसका उन पेजेस का ये स्कैन कॉपी है, उन पेजेस का ये पीडीएफ फाइल है जिन पेज पे अमेंडमेंट था। तो मैंने पूरा पेज आपको दिया है, भले उस पेज पे हो सकता है कुछ पेज पे आपको मिलेगा एक वर्ड अमेंडेड हुआ है, एक लाइन अमेंडमेंट हुई है, एक पैराग्राफ अमेंड हुआ है, पर फिर भी मैंने पूरा पेज आपको पीडीएफ फाइल दिया है सो दैट आपको आपकी जो एग्जिस्टिंग बुक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके पास मेरी बुक हो, आप किसी भी बुक से अगर आपने पढ़ाई करी हो तो आपको टॉपिक के अंदर कहाँ अमेंड हुआ है प्रोविजन वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने पूरा पेज स्कैन करके यहाँ पे अपलोड किया है साहब। ओके, तो सर दिस अमेंडमेंट लेक्चर इज रिलेवेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स एंड ध्यान रखिएगा ये अमेंडमेंट लेक्चर आप सभी देख सकते हो, सारे अमेंडमेंट हम इसमें कवर करेंगे, मस्त होकर कवर करेंगे। बहुत कम अमेंडमेंट्स है, इजीली कवर हो जाएंगे, कम टाइम में कवर हो जाएंगे बच्चों। अच्छा, ये लेक्चर आपने भले ही मेरे से लेक्चर लिए हो या ना लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। ये अमेंडमेंट नोट्स आपको अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, वहां पे फ्री रिसोर्स वाला टैब है, वहां आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, जीएसटी पार्ट के अमेंडमेंट नोट्स। ओके सरकार, देखिए ध्यान से, हम शुरू करते हैं अमेंडमेंट लेक्चर लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आइए सरकार, शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट नोट्स, अमेंडमेंट लेक्चर्स। सबसे पहली बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं कि अमेंडमेंट बहुत कम है, चिंता नहीं करनी है, मस्त होके पढ़ना है, मस्त अभी खत्म हो जाएगा मैटर। सर लेवी ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक छोटा सा चेंज हुआ है, वो देखिए ध्यान से। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर एक रूल नंबर 37A नया इंसर्ट हुआ है। रूल नंबर 37A जो नया इंसर्ट हुआ है, ये उसका डायरेक्ट पोर्शन है एंड सर उसका एनालिटिकल पार्ट मैंने यहां पे दे रखा है। क्लियर? अब रूल नंबर 37A क्या कहता है वो ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से, मस्त होके पढ़ना, आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये जो ग्रीन वर्ड्स है ना बेटा, ये अमेंडमेंट है। ओके, 37A का हेडिंग क्या है? रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड री अवेलमेंट देयर ऑफ। ओके सर, ये हेडिंग पढ़ने के बाद तो आपको सर इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, लिंक करता हूँ शानदार तरीके से। अच्छा, हम इसमें साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि पहले क्या था, उसका लिंकिंग क्या हुआ, क्या अमेंड हुआ और क्या हुआ और क्यों हुआ। ओके, सुनना ध्यान से, मस्त होके, और बहुत ईजी है सर, कोई चिंता नहीं है सर, मैक्सिमम तो सर्कुलर है केवल क्लेरिफिकेशन के लिए। सुनना बात को ध्यान से। सर आपने और हमने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 पढ़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 याद करो, 6 कंडीशंस, ये सारी कंडीशन पूरी हुई तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ध्यान देना, वो 6 कंडीशन कौन कौन सी? फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या एनी द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बेटा। सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया होना चाहिए एंड वो क्रेडिट हमारे जीएसटी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए साहब। वो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका हम क्रेडिट ले रहे हैं वो हमको रिसीव हो जाना चाहिए। बिल टू शिप टू मॉडल अगर था
तो थर्ड पर्सन को रिसीव हो गया हमारे बिहाफ पे, तो हम ये मान लेंगे कि हमको रिसीव हो गया और हमको क्रेडिट मिल जाएगा। देन वो क्रेडिट जो आपके जीएसटी 2B के अंदर आ रही है वो इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में नहीं आनी चाहिए। देन सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। एंड सिक्स्थ कंडीशन, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। ये 6 कंडीशन में पड़ी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं सर। अच्छा, अब सेकंड लास्ट कंडीशन वापस सुनना बच्चा, क्या लिखा था? गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर सी। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर, पर मैं इसे लिंक करूंगा इसलिए मैं इसको वापस से पढ़ा रहा हूं। सर जीएसटी लेवेबल ऑन सप्लाई इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। सर सरकार को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, उससे समझ में आ जाएगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, और ये रूल क्यों आया पूरा समझ में आएगा सर आपको। 2 मिनट लगेंगे सर। मान लो आपने किसी शोरूम से एसी परचेज किया। अब किसी शोरूम से आपने एसी परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, आपने बिजनेस के लिए परचेज किया। वो जो एसी परचेज किया है या मोबाइल, अब तो एसी का एग्जांपल ले लो, एसी जो परचेज किया आपने अपने ऑफिस के लिए, सर उस एसी पर जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा सर। अब क्या होता है, आपने शोरूम वाले से एसी परचेज कर लिया, मान लो एसी था 60,000 प्लस 15,000 रुपए उस पर जीएसटी था, मान लो 75,000 रुपये आपने उसको पूरा पेमेंट कर दिया। 15,000 रुपये क्या था इसमें बेटा? जीएसटी। अब सर आपने तो उसको पे कर दिया, सर हमको ये पता कैसे पड़ेगा कि सप्लायर ने, उस शोरूम वाले ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है? क्योंकि सर कंडीशन नंबर सी क्या बोलती है सर, क्लोज नंबर सी क्या बोलता है बेटा? गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब भाई साहब उसने जब जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, हमने अपना जीएसटी नंबर उसको दिया है, उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर आ गई, रिफ्लेक्ट हो रही है साहब। पर क्या जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया इसका मतलब उसने टैक्स पे कर दिया है क्या? नहीं। हम तो क्या करते हैं, 2B के अंदर क्रेडिट आएगी हम क्रेडिट ले लेते सर। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं पड़ रहा सर। तो यहां पे इसलिए लिखा है क्या, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41। अब सेक्शन नंबर 41 भी हमने पढ़ा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं सर। 41 में क्या लिखा हुआ साहब, ये भरोसा रखो, आपके 2B के अंदर जो क्रेडिट आ रही है, आप ये भरोसा कर लो कि जो टैक्स आपने सप्लायर को पे किया है वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होगा। और सर आप सेल्फ असेसमेंट बेस पर एक बार क्रेडिट ले सकते हो। हाँ, फ्यूचर में अगर ये पता पड़ा कि उसने टैक्स पे नहीं किया है तो ऐसे केस में बाद में मेरे को क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट, और जब वो टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को तब वी कैन री अवेल द क्रेडिट। ये हमने पढ़ा हुआ है साहब। पर एक बार तो आप क्रेडिट ले लो भरोसे पे सर, हाँ है ना सर। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया कि नहीं किया ये हमको पता नहीं पड़ रहा, पर सेक्शन नंबर 41 ने लिखा क्या, एक बार आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लो, बाद में टैक्स पे नहीं किया होगा तो आप रिवर्स कर देना विद इंटरेस्ट। तो सर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिंक करते हुए रूल नंबर 37A इंसर्ट किया, और रूल नंबर 37A ने बोला क्या, अगर मान लो सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया जिसके बेस पे आपकी क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आ गई और वो क्रेडिट आपने ले ली बेटा, ठीक है साहब। अब अगर मान लो उस महीने का जीएसटीआर 3B उस सप्लायर ने फाइल नहीं किया, अब जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया मतलब टैक्स पे नहीं किया साहब, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला क्या, हम उस सप्लायर का इंतजार वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक करेंगे। अगर 30 सितंबर तक उसने उस महीने का जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया होगा तो कोई तकलीफ नहीं सर। पर अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक भी उस सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 अगर सबमिट नहीं किया होगा तो रेसिपिएंट जो नेक्स्ट 30 नवंबर आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर जो आ रहा है उस दिन या उससे पहले पहले जो भी तू जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है उस 3B के अंदर उतना क्रेडिट तू रिवर्स कर देना या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके उतना क्रेडिट पे कर देना गवर्नमेंट को। और 30 नवंबर तक पे नहीं किया तो रेसिपिएंट हम ये मानेंगे तू गड़बड़ कर रहा है, इसलिए रेसिपिएंट तेरे से हम इंटरेस्ट भी लेंगे 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर से, अगर तुमने 30 नवंबर तक क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो। और हाँ, सप्लायर ने अगर मान लो बाद में अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो आई कैन री अवेल द क्रेडिट, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर? ये पूरा रूल नंबर 37A खत्म होता है। अब पर वापस से बोलता हूं शांति से मस्त होके सर, थीम समझ में आया बेटा आपको? आई रिपीट सर, पूरा प्रोविजन समझना बेटा। सरकार ये बोला है गवर्नमेंट ने रूल नंबर 37A के अंदर, अच्छा जो भी मैंने बोला ना बेटा ये सब कहानी मैंने यहां समझा रखी। देखो सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश करता है, हमारे 2B के अंदर क्रेडिट आती है, 2B के बेस पे हम क्रेडिट ले लेते हैं ऑन द सेल्फ असेसमेंट बेसिस इन आवर जीएसटीआर 3B। क्लियर? अब सर ये सब बातें मैंने यहां लिखी है अपनी लैंग्वेज में सर, आप ये बॉक्स नहीं देखेंगे चल जाएगा, ये डायरेक्ट पोर्शन बेटा, या एनालिसिस पार्ट देखेंगे माहौल के साथ पूरा समझ में आएगा सर आपको। क्लियर? ये पार्ट आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनालिसिस वाला पार्ट। ओके बच्चों, बॉक्स वाला पार्ट डायरेक्ट पोर्शन है, डायरेक्ट पोर्शन नहीं देखोगे चल जाएगा बच्चों। ओके मालिक
वापस समझा रहा हूं, रूल नंबर 37A क्या कहता है सर, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करी, और उसके बेस पर रेसिपिएंट ने अगर क्रेडिट ले लिया, सेक्शन नंबर 41 बोलता है कि सेल्फ असेसमेंट बेस पर एक बार आप क्रेडिट ले सकते हो। हमने क्रेडिट ले ली और उस क्रेडिट को कंफर्म क्रेडिट मानते हैं, पर अगर सब्सिक्वेंटली, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जनवरी 2023 मंथ था जिसमें सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, हमारे वो क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आ गई और 2B के बेस पे हमने क्रेडिट ले ली। क्लियर? पर सर उस सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। क्या फाइल नहीं किया बेटा? 3B मतलब रिटर्न जिसके बेस पे टैक्स पे करता है, वो फाइल ही नहीं किया। कब तक फाइल नहीं किया? ये फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो क्रेडिट थी, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा था बेटा? 22-23। मतलब इसके बाद जो 30 सितंबर आ रहा है, मतलब 30 सितंबर 2023 तक अगर उसने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया जनवरी 23 का, तो सर ऐसे केस में उस रेसिपिएंट को 30 नवंबर 2023 या उससे पहले जो भी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा उसमें आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा, या उतना अमाउंट अगर आईटीसी का नहीं है तो लायबिलिटी में ऐड करके टैक्स पे करना पड़ेगा सर। हाँ, अब सर मान लो बाद में सब्सिक्वेंटली हमने तो क्रेडिट रिवर्स कर दी, पर सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया उस सप्लायर ने, तो यस वी कैन रीअवेल द आईटीसी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर? डन। मैं वापस से बोलता था बेटा, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, हमने उस 2B के बेस पे क्रेडिट ले लिया, पर उस सप्लायर ने उस महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल खत्म होने के 30 सितंबर जब आ गया तब तक, तो ऐसे केस में जब 30 नवंबर आने वाला है उस दिन या उससे पहले जो भी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है सप्लाई रेसिपिएंट, वो रेसिपिएंट उतना आईटीसी रिवर्स करेगा या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर? और सब्सिक्वेंटली अगर सप्लायर अपना 3B फाइल कर देता है उस जनवरी महीने का, देन रेसिपिएंट कैन रीअवेल द आईटीसी। और हाँ, रेसिपिएंट फ्यूचर में जब रीअवेल करेगा आईटीसी, उस टाइम पे सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर अर्लियर तक ही क्रेडिट ले सकते हो, वो फर्स्ट टाइम अवेलमेंट के लिए लगता है, रीअवेलमेंट के लिए 16/4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। मान लो 2 साल बाद सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया, तो 2 साल के बाद आई कैन रीअवेल माई क्रेडिट बेटा, पर एक बार तो 30 नवंबर या उससे पहले मेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उतना क्रेडिट वापस से पे करना पड़ेगा। पर अगर 30 नवंबर तक मैंने क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो 1 दिसंबर से मेरे पे क्या लग जाएगा बेटा? उतने क्रेडिट के अमाउंट पर इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। पर हाँ, अगर मैंने आईटीसी यूज किया होगा तो ही इंटरेस्ट लगता है, आईटीसी यूज ही नहीं किया तो इंटरेस्ट की बात तो आती ही नहीं सर, आपको पता है बात। क्लियर? डन। ये पूरा रूल नंबर 37A खत्म होता है। अब ये पूरा मैंने अपनी लैंग्वेज में यहां पे लिखा हुआ सब है ना मालिक? एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो बेटा, आप डायरेक्ट यहां से पढ़िए। इवन इफ द रेसिपिएंट हैज पेड टैक्स टू द सप्लायर, मैंने एसी खरीदा, सप्लायर को टैक्स पे कर दिया साहब, his claim of ITC gets confirmed only when supplier deposits the tax so collected by him to the government। जब तक सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता था तब रिस्क हमारा ही है सर, क्योंकि हमको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ जाएगी बाद में। प्रेजेंटली suppliers are required to furnish details of outward supplies through form number GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। फिर जैसे वो GSTR 1 या 3B या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश करेगा, देन GSTR 2B an auto generated ITC statement is generated for the recipient based on GSTR 1 or IFF filed by suppliers। ठीक है साहब? On the basis of details available in GSTR 2B, the recipient takes the credit on a self assessment basis in his GSTR 3B for discharging his liability। बेटा मैं अपना GSTR 3B फाइल करते वक्त वो क्रेडिट ले लूंगा साहब। फिर subsequently if the supplier does not pay the tax to the government by filing form number GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies, जैसे जनवरी महीने की बात करूं तो जनवरी महीने का 1 फाइल कर दिया पर 3B फाइल नहीं किया, till 30th September of the following the end of the financial year to which such ITC in respect of such invoice or debit note has been availed। मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करता मैंने इस एग्जांपल में, तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक अगर उसने 3B फाइल नहीं किया जनवरी महीने का, then the recipient shall be required to reverse the ITC while filing a return in form number GSTR 3B on or before 30th November following the end of such financial year। तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या उससे पहले रेसिपिएंट को ITC रिवर्स करना पड़ेगा जब 3B फाइल करेगा तब। However, where the said amount of ITC is not reversed, अगर 30 नवंबर तक मैंने रिवर्स नहीं किया क्रेडिट, is not reversed by the recipient in the return in form number GSTR 3B on or before 30th day of November
following the end of the relevant financial year, then such amount shall be payable by the said person along with interest thereon if ITC is utilized. बेटा 18% पर annum इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना भाई। पर एक बार मैंने क्रेडिट रिवर्स कर दी और सब्सिक्वेंटली अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है, जीएसटी 3B फाइल कर देता है, देन आई कैन री अवेल द क्रेडिट। और अगर मैंने कभी इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट का कोई कुछ भी नहीं हो सकता सर, इंटरेस्ट लग गया, आईटीसी री अवेल कर सकता हूं बच्चों में। और आईटीसी री अवेल करने के लिए 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। Further, the recipient can re-avail the aforesaid ITC without any time limit specified in section number 16(4) if the said supplier subsequently furnishes the return in 3B for the said tax period. अगर बाद में 3B फाइल करके टैक्स पे कर देता है तो साहब हम री-अवेल कर सकते हैं क्रेडिट को बेटा। क्लियर, डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। क्लियर, कोई टफ पॉइंट नहीं था। रूल नंबर 37 एक खत्म होता है अब। सर नेक्स्ट एक छोटा सा अमेंडमेंट किया है रूल नंबर 37 के अंदर। वैसे बात करूं तो ये अमेंडमेंट जो था वो केवल क्लेरिफिकेटरी इन नेचर था सर। ये अमेंडमेंट रूल नंबर 37 की वर्डिंग को सही करने के लिए किया, अदरवाइज ये पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजन में ये वर्ड ऑलरेडी लिखे हुए थे, हमने जो पढ़ा था वो उस अकॉर्डिंग ही पढ़ा हुआ था। बस रूल के अंदर वर्डिंग सही नहीं थे तो थोड़ा सही कर दिया, बस और कुछ नहीं हुआ है। करेक्टिव नेचर का अमेंडमेंट है सर, कोई नया पॉइंट नहीं हुआ है। पर मैं बोल देता हूं क्या हुआ सब। सर याद करो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजन, इफ द recipient fails to make payment to the supplier within 180 days from the date of issue of invoice। अगर रेसिपिएंट सप्लायर का पैसा खा जाता है, याद आया, अगर रेसिपिएंट सप्लायर का पैसा खा जाता है, इफ ही डज नॉट मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में जितना पैसा रेसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं पे किया है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उस महीने की लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। और सर ध्यान देना बेटा, अलोंग विद इंटरेस्ट उसको रिवर्स करना पड़ता है। और बाद में अगर रेसिपिएंट सप्लायर को पे कर देता है देन ही कैन री-अवेल द क्रेडिट। क्लियर, डन। हमने पहले भी पढ़ा हुआ, अभी भी पढ़ा हुआ, कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब क्लेरिफिकेटिव नेचर का चेंज क्या हुआ सर। मान लो मैंने 10 लाख रुपए का कुछ परचेज किया था आपसे, सर्विसेज या गुड्स कुछ भी था, उस पर 1,80,000 जीएसटी का अमाउंट था, टोटल था 11,80,000 बेटा। अब इफ आई फेल टू मेक पेमेंट टू सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लायर प्लस टैक्स का अमाउंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब मैंने मान लो आपको पेमेंट किया कितना, केवल 5 लाख का पेमेंट किया सर। 11,80,000 में से केवल 5 लाख का पेमेंट किया, बाकी पेमेंट खा गया मैं। आई डिडंट मेक द पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो मैंने कितना अमाउंट पे नहीं किया बेटा, 6,80,000 पे नहीं किया। तो 6,80,000 डिवाइड बाय 11,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 जो आईटीसी का अमाउंट था बेटा, है ना सर। आईटीसी का अमाउंट था कितना, 1,80,000 बेटा। प्रोपोर्शन करेंगे कितना पेमेंट मैंने आपका डेबिट किया बेटा, एक तरह से 680 डिवाइड बाय 11,80,000, क्योंकि मैंने आउट ऑफ 1180 केवल आपको 5 लाख ही पे किया, तो मतलब 680 के अमाउंट के प्रोपोर्शनेट आईटीसी का अमाउंट मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। जो भी अमाउंट आएगा इतना मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर उस महीने की लायबिलिटी में मुझे ऐड करना पड़ेगा जिस महीने में मेरा 180 दिन एक्सपायर हो रहा है। जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं उस महीने का 3B फाइल करते वक्त ये अमाउंट उस महीने की लायबिलिटी में ऐड करूंगा, या फिर आईटीसी का अमाउंट अवेलेबल है तो उसको रिवर्स कर दूंगा बेटा। क्लियर, डन। अच्छा, पूरा ही पैसा खा गया तो पूरा ही क्रेडिट रिवर्स कर दे। क्लियर। तो बस रूल के अंदर वर्डिंग्स में क्या चेंज किया सर, वेदर होली और पार्टली, मतलब पूरा पेमेंट खा गया या पार्टली खा गया, मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी प्रोपोर्शन टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर। मैंने कितना अमाउंट पे नहीं किया, 680 पे नहीं किया, तो 680 का प्रोपोर्शन जो आईटीसी बनता है वही रिवर्स करना है। अच्छा, आईटीसी भले ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो या रिवर्स करो, एक ही बात है सर। अच्छा, यहां पर आप अपने बुक के अंदर रिवर्सल वर्ड भी ऐड कर देना, वुड बी रिवर्स्ड और एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, बस, और कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर, डन। मतलब देखा जाए तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है रूल नंबर 37 में, बस क्लेरिफिकेटिव नेचर के लिए इन वर्ड्स को ऐड किया। ऑलरेडी सेक्शन के अंदर ये वर्ड्स लिखे थे सर। ओके, डन। मैंने जो पढ़ा है ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वही मैंने आपको वापस बताया, कोई अमेंडमेंट नहीं था एसएस 37 के अंदर। ओके, डन। सरकार आइए अगला अमेंडमेंट। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम में कोई अमेंडमेंट नहीं है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एज सच अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, बस एक पॉइंट ऐड किया हो तो मैं बताता बच्चा मैं। जैसे यहां पे क्या लिखा है सर, द प्रोविजंस ऑफ reverse charge mechanism insofar as they apply to central government and state government shall also apply to the parliament and state legislature। ये तो पहले भी था बेटा कि जो प्रोविजन रिवर्स चार्ज के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लगते हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लगेंगे। साथ में ये वर्ड ऐड कर दिया, shall also be applicable to courts and tribunals। मतलब
रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिए हुए हैं वो प्रोविजन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के केस में भी लगेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होते हैं इन सब पे भी ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे तो अप्लाई होते ही होते हैं बेटा। अच्छा, पार्लियामेंट मतलब संसद, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा बेटा, हाँ है ना। अच्छा, वैसे आपको बताता ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी समझा रहा हूं, बाकी रुको रुको। ये पॉइंट ऑलरेडी था, देखिए जहां पे रिवर्स चार्ज के प्रोविजन खत्म हो रहे थे वहां पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें ये पॉइंट ऑलरेडी था बेटा, यहां पे था। ये तो मैंने वहां पे रेफरेंस के लिए वहां पे भी लिख दिया बेटा। द प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल ऑल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो आपने पहले ही पढ़ा था। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स वर्ड ऐड हो गए। अब मैंने आपको प्रोविजन को अच्छे से समझाने के लिए इस पॉइंट को वहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया बेटा, तो मैं वही समझाता था आपको क्या हुआ प्रोविजन। अच्छा, आपको और हमको पता है सर, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट 4। याद करो, मेगा एग्जम्पशन। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, और इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस दी है, ये तीन तो टैक्सेबल ही है, इन तीन के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, इन सब पे टैक्स लगता है, बाकी सब पे टैक्स एग्जम्प्ट है। और हाँ, पोस्ट वाली सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली सर्विस, इन पे टैक्स लगता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, क्लियर। पर इनके अलावा कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दी है तो टैक्स तो लगेगा, पर वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा। बस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक प्रोविजन गवर्नमेंट का और दे रखा था। अच्छा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, मैं तो केवल रिवाइज करा रहा हूं आपको कनेक्ट करने के लिए बेटा। क्या प्रोविजन था? अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी दुकान किराए पे दी किसी बिजनेस एंटिटी को, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा। वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। बाकी सारी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। डन, ये मैंने रिवाइज कराया आपको, प्रोविजन जो पहले था वो अभी भी है। हाँ, अब अगर किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दी है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस पर भी वही प्रोविजन लगेंगे रिवर्स चार्ज के जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लगते हैं बेटा। एग्जांपल देता मैं आपको, सर मान लो कोई कोर्ट, हाई कोर्ट है सर, बहुत बड़ा एरिया है सर, उसमें टेलीकॉम कंपनी, मान लो एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने कॉन्टेक्ट किया, टेलीकॉम कंपनी ने कॉन्टेक्ट किया कोर्ट से कि मेरे को यहाँ पे टेलीकॉम टावर लगाना साहब। अब वो प्रॉपर्टी है कोर्ट की बेटा, कोर्ट ने बोला साहब टावर लगाना लगा सकते हो पर यहाँ पे हमको आपको रेंट देना पड़ेगा। उसने बोला डन। मान लो साल का 5 लाख रुपए रेंट दे रहा है, कौन? भारतीय एयरटेल, एयरटेल कंपनी दे रही, किसको साहब? कोर्ट को। तो सर्विसेज किसने दी बेटा? कोर्ट ने दी। कौन सी दी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस दी। किसको दी? बिजनेस एंटिटी को दी। ऐसा बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, भारतीय एयरटेल तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही है बेटा, एयरटेल कंपनी, एयरटेल कितनी बड़ी कंपनी सर। तो ऐसे केस में टैक्स तो लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। समझे मेरी बात? तो रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लगते हैं वो प्रोविजन कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी लग गए बेटा। या कोई भी अदर सर्विस जो टैक्सेबल सर्विस है, फॉर एग्जांपल सर सुनना बात को ध्यान से, कोर्ट का एरिया है बेटा बहुत बड़ा, कोर्ट का बहुत बड़ा एरिया है साहब। अब कोर्ट में आपने देखा हो कई बार लॉयर्स होते हैं, वकील जो होते हैं बेटा, उनके भी चैम्बर्स होते हैं बेटा। अब वो चैम्बर कोर्ट ने किराया भी दिया लॉयर को बेटा, एडवोकेट को, है ना। अब कोर्ट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी किसको? बिजनेस एंटिटी को। अब अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो वो टैक्स पे करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो वो टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कोर्ट खुद टैक्स पे करेगा साहब, हाँ है ना। तो सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी होती किसी को, बिजनेस एंटिटी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा। वही प्रोविजन कोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो गए हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है बेटा, क्लियर, डन। तो सर्विसेज बाय सॉरी रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस जो सर्विसेज पे लग रहे, सॉरी वापस, जो प्रोविजंस ऑफ रिवर्स चार्ज लग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वही प्रोविजन संसद मतलब पार्लियामेंट, विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स इन पे भी अप्लाई होंगे बेटा, क्लियर, डन। अच्छा वैसे आने वाले वक्त में इस पॉइंट में थोड़ा डिस्प्यूट होगा, क्योंकि हमने जब नेगेटिव लिस्ट पढ़ी थी शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल आर कवर्ड इन शेड्यूल 3। मतलब उसमें ये नहीं लिखा था केवल केस फाइट करने वाली सर्विस जो होती है, केसेस फाइलिंग की जो सर्विसेज होती है, उसकी जो कोर्ट फी चार्ज होता है उसी पे जीएसटी एग्जम्प्ट, ऐसा नहीं लिखा था सर। उसी पे जीएसटी नहीं लगेगा ऐसा नहीं लिखा था सर।
ये लिखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब कोई भी सर्विस हो यार, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस भी दी अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, तो वो भी तो शेड्यूल 3 में कवर होनी चाहिए, उस पर भी तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जब जीएसटी लगेगा ही नहीं तो रिवर्स चार्ज की बात क्यों आएगी सर? तो ये मैटर आने वाले वक्त में थोड़ा इंटरप्रिटेशन जाएगा, पर अभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए आप तो ये याद रखिएगा कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, अभी आप एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लगेंगे, जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे लगते हैं रिवर्स चार्ज के, वो प्रोविजन कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी लगेंगे सर। क्लियर? डन। ओके माहौल सरकार, ये पॉइंट खत्म होता है अब। ओके बच्चों, तो पूरा रिवर्स चार्ज का जो प्रोविजन है, सारे रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे जो लगते हैं, वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन पे भी लगेंगे सर। ठीक है सर, आओ मालिक आगे। हम कहा मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में अच्छा कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस है सर, बहुत कम वो भी, और मेजरली तो सर्कुलर से सर। देखो ध्यान से, सबसे पहला सर सर्कुलर देखिए, गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी या कोई बोर्ड गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, जैसे नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, किसके लिए? जैसे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सीयूटी बोलते हैं उसको, सीयूटी बोलते हैं सर, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब सर उस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस ली होगी बच्चों से, किसने ली सर? अच्छा, किसी कॉलेज ने फीस नहीं ली सर, गवर्नमेंट एक बॉडी बनाई है, एक बोर्ड बनाया, एक सर अथॉरिटी बनाई है, वो टेस्ट ले रहा है बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके रिजल्ट के बेस पे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। अब कॉलेज अगर ये फीस ले रहा होता तो वैसे भी वो मेगा एग्जामिनेशन कवर था, क्योंकि कॉलेज इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसने अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस लिया होता तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर ये कोई बॉडी बनाई गवर्नमेंट ने, जैसे नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है साहब, और उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया है। अब वो तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है नहीं बेटा, तो क्या उसने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फीस लिया, क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू करके बोला कि नहीं 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 नहीं, फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या इस तरह की बॉडी या इस तरह की बोर्ड या इस तरह की अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्लियर? तो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए इसने जो भी सर्विसेज, जो भी बच्चों से फीस लिया उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए इसने भी तो इनवर्स अप्लाई ली होगी, जैसे एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए इसने क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराए होंगे सर, क्वेश्चन पेपर का चेकिंग कराया होगा साहब, इसने एग्जाम हॉल बुक कराए होंगे सर, जहाँ पे एग्जामिनेशन देने बच्चे आएंगे सर, उन सब के लिए जो फीस इन्होंने ली है, फीस जो चार्ज इन्होंने, फीस जो इन्होंने पे करेगी उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी एग्जम्प्ट होता है बेटा। तो सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई सर्विसेज ली, वो भी एग्जम्प्ट है, इन्होंने बच्चों से फीस लिया, वो भी एग्जम्प्ट है बेटा। क्लियर? डन। आप चाहे तो लैंग्वेज पढ़ लीजिए, पॉइंट खत्म होता है। अब कोई टफ पॉइंट नहीं था, सिंपल सा पॉइंट था सर। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट including national testing agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions, जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, such bodies shall be treated as educational institution for the limited purposes of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to such educational institutions। सर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह जो गवर्नमेंट ने बॉडीज बना रखी है उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए इन्होंने फीस लिया, उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट। एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए इन्होंने कोई सर्विसेज ली, जैसे एग्जाम हॉल बुक कराए, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग कराया, प्रिंटिंग की सर्विसेज ली, वो फीस चेक कराई, इन सबकी जो फीस पे करी हुई उन्होंने उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। क्लियर? डन। सरकार आइए अगला पॉइंट, जैसे हमने पढ़ा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, तो ध्यान है टोल चार्ज पे जीएसटी एग्जाम था, अभी भी है बेटा। क्लियर? अमेंडमेंट क्या हुआ सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, तो इस पे जो एन्यूटी की फॉर्म में पेमेंट लिया है इस पे जीएसटी पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल कर दिया है साहब। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है सर? सर एग्जाम्पल देता मैं आपको बेटा, जैसे रोड,
आज टोल क्यों कलेक्ट करते हैं? रोड बनाने के लिए, रोड का मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चा आता है वो कॉन्ट्रैक्टर रिकवरी करता है इन द फॉर्म ऑफ टोल चार्ज। अब क्या होता है साहब, गवर्नमेंट से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया रोड बनाने का या रोड को मेंटेन करने का बेटा। तो जो इंडिविजुअल व्हीकल वाले आ रहे हैं जिनसे मैं टोल चार्ज ले रहा हूं उस पर तो जीएसटी एग्जम्प्ट है सर, पर एक लमसम अमाउंट एन्यूटी की फॉर्म में मैं NHAI से लेता हूं टू कंस्ट्रक्ट द रोड, टू मेंटेन द रोड, तो इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी, मतलब डेफर्ड पेमेंट की फॉर्म में मैं पेमेंट ले रहा हूं किससे? NHAI से। तो सर रोड कॉन्ट्रैक्टर्स NHAI से जो फीस ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी, सर डेफर्ड पेमेंट के फॉर्म में जो फीस ले रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट द रोड और टू मेंटेन द रोड, सर उस अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। एग्जम्पशन विथड्रॉ हो गया है, नाउ इट इज टैक्सेबल। समझे मेरी बात आप? तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी इज नाउ टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्जम्प्ट नाउ। अच्छा, इंडिविजुअल लोगों से जो टोल चार्ज ले रहे उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट था, अभी भी एग्जम्प्ट है बेटा, ठीक है। तो NHAI से रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने रोड को बनाया, मेंटेन किया, उसके लिए डेफर्ड पेमेंट जो एन्यूटी की फॉर्म में रिसीव हो रहा है रोड कॉन्ट्रैक्टर को, उस पर जीएसटी लग जाएगा सर। ओके मालिक, आइए सर अगला पॉइंट। अच्छा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने एक एग्जम्पशन पढ़ा था। अच्छा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन जो ऐड किया है केवल क्लेरिफिकेशन के लिए ऐड किया है। केवल और केवल क्लेरिफिकेशन के लिए ऐड किया है। हमने जब इस पॉइंट को ओरिजिनली पढ़ा था तब उसी तरीके से पढ़ा था कि ये हमारा ऑलरेडी कवर हो गया सर। क्लियर, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, हमने पढ़ाई ढंग से तो ऑलरेडी हमको क्लेरिफाई था सर पर मैं पॉइंट पूरा पढ़ाऊंगा आपको बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर किराए पे लिया रहने के लिए सर, तो उस पर जीएसटी माफ है सर। घर किराए पे लिया रहने के लिए, घर किराए पे कौन लेता है साहब? जिसके पास खुद का घर नहीं है। अब वो तो घर किराए पे ले रहा है, उस किराए पे 18% जीएसटी और लगा रहे हो साहब आप। गरीब आदमी सर, रोटी कपड़ा मकान नहीं सर उसके पास, इसलिए इस दुख को, इस दर्द को समझते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जाम किया था सर। इस पे घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, पर सर यहां पे एक्सेप्शन ऐड कर दिया, एक्सेप्ट वेयर सच रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को अगर घर किराए पे दिया तो उस पर टैक्स लग जाएगा साहब। अब क्या हुआ, इसके लोगों ने बहुत से मिस इंटरप्रिटेशन कर दिए, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन ऐड करना पड़ा। और हमने जब पढ़ा था इसको तो वैसे भी ढंग से पढ़ा था, तो सर मिस इंटरप्रिटेशन का चांस था ही नहीं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ क्या मैंने समझाया था सर आपको, और यही क्या लिखा है इसका मीनिंग भी वही होगा, समझना ध्यान से। अच्छा, वैसे मैंने मस्त तरीके से इसके सारे एनालिसिस भी दिए, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, और इसको समझाने के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल चार्ट भी दिया है, वो भी हम देख लेंगे सर। पर अभी 2 मिनट के लिए पहले पॉइंट को समझ लीजिए सर। घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब घर किराए पे दिया किसको? टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं है। ओके सर, अब मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा, यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मैंने कोई घर किराए पे लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, वो मैंने अपने बिजनेस के एक्सपेंस में क्लेम किया ही नहीं, दैट एक्सपेंस इज नॉट डेबिटेड टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने अपनी पर्सनल ड्राइंग से वो पैसा दिया है। तो आप मुझे बताओ, जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो खर्चा दिख नहीं रहा है तो क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? वो पता है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन के केस में टैक्स है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है सर, समझे आप? तो सर क्या रेसिडेंट को टैक्स पे करना पड़ जाएगा? अरे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो क्या मेरी कोई पर्सनल जिंदगी नहीं है क्या? तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला, अरे भाई 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 परेशान मत हो, आपने अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर घर किराए पे लिया रहने के लिए, जिसको आपने अपने बिजनेस में कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है, वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो प्रॉपर्टीशिप कंसर्न का खर्चा नहीं है, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी का खर्चा है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे सर। क्लियर? देखो यार, यशवंत मंगल रजिस्टर्ड जीएसटी में, पर उसकी पर्सनल जिंदगी भी तो है। क्लियर? उसने अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए घर किराए पे लिया है, उसने सर प्रॉपर्टीशिप कंसर्न में कोई खर्चा क्लेम नहीं किया है, कोई बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब।
क्लियर, समझे मेरी बात? डन। तो वही समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन ऐड किया, पढ़ लीजिए सर। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिशन अंडर दिस एंट्री शेल कवर सर्विसेज, मतलब एग्जामिशन मिलेगा इसको, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, भले रेसिडेंट रजिस्टर्ड है तो भी एग्जामिशन मिलेगा, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्रोपराइटर ऑफ द proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence, खुद के रहने के लिए पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं साहब। जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, बिजनेस में खर्चा क्लेम कर नहीं रहा, तो देयर इज नो टेंशन, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ द प्रॉपर्टीशिप कंसर्न, मतलब प्रॉपर्टीशिप कंसर्न का खर्चा नहीं है, खुद के अकाउंट में है, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीएसटी पे करने की जरूरत होती अगर उसने घर का जो किराया है वो पे किया था और उसने अपने बिजनेस में क्लेम किया था खर्चा, तो ऐसे केस में सिंस वो रजिस्टर्ड जीएसटी में, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर। क्लियर? अदरवाइज घर किराए पे लिया रहने के लिए बाय अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा सर। क्लियर? डन। इसी को आप टेबुलर फॉर्म में भी देख लीजिए सर। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर किराए पे लिया है, अच्छा रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, इफ द रेसिपिएंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो सुनना रे भाई, घर अगर किराए पे लिया है रहने के लिए, भले खुद के रहने के लिए लिया हो, भले अपने एम्प्लॉय के लिए रहने के लिए लिया हो, डायरेक्टर के लिए रहने के लिए लिया हो, जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ है ना मालिक? हाँ, अगर उसने कमर्शियल यूज के लिए घर किराए पे लिया होता, तो घर किराए पे लिया रहने के लिए, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है साहब। घर किराए पे लिया है, ऑफिस लगा दिया, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा, पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं लगता, आपको पता है बच्चा। क्लियर? सो आई रिपीट, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इफ द रेसिपिएंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो यूज एज रेसिडेंस बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ, whether or not claiming as an expense in the books of account or for its employees or director etc, ये हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगा, भले बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने खर्चा क्लेम किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अगर घर किराए पे लिया होता किसने? रजिस्टर्ड पर्सन ने, और अगर उसने कमर्शियल यूज के लिए लिया होता तो टैक्सेबल है ही अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर उसने घर के लिए यूज किया बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ और फॉर इट्स डायरेक्टर एम्प्लॉय एटसेट्रा, पर अगर उसने इफ क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा क्लेम किया है, तो ही ये टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर उसने पर्सनल कैपेसिटी में खर्चा किया है, अपनी बुक्स में एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, तो जीएसटी नहीं लगता साहब उस केस में। क्लियर? क्योंकि उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खर्चा किया, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं किया है सर। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, और इस टेबल से बहुत ही मजा आ गया होगा सर आपको। आओ मालिक, अगला चेंज देखते हैं, अगला अमेंडमेंट देखते हैं। सर अमेंडमेंट नहीं है, क्लेरिफिकेशन, एक सर्कुलर है सर। किसके रिगार्डिंग है? देखो सर ध्यान से एक बार। क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल। अब एयरफोर्स मेस ने अपने पर्सनल को सर्विसेज दी है, अकोमोडेशन सर्विसेज, तो जीएसटी होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो अभी होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। क्या होता है बच्चों? एयरफोर्स हो गया, आर्मी मेस हो गई, नेवी मेस हो गया, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज मेस हो गया। क्या होता है बच्चा? आर्मी जो होती है ना सर, आर्मी की मेस बनी होती है, वहां पर आर्मी के लोग रेंट देके वहां रुक भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, वहां पे खाना भी खा सकते हैं, और सर वहां स्टे कर सकते हैं सर ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। ऐसे ही एयरफोर्स की भी मेस बनी हुई सर, आर्मी की भी मेस बनी हुई साहब, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस की भी मेस बनी हुई सब। वहां पे उनके लोग अगर वहां घूमने फिरने आए, किसी काम से आए, वहां रुक सकते हैं रेंट पे लेके, और वहां पर सर स्टे कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं सर, ये सारा वहां पे फैसिलिटी मिलती है इनको। तो जो रेंट पे किया इन्होंने, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो सर हमने पढ़ा हुआ है, देखो आर्मी की मेस कौन चला रहा है बेटा? आर्मी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑल द सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉर, याद आया बेटा? फर्स्ट था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, या फिर एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इनको छोड़ के सारी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। तो ये तो कोई बिजनेस एंटिटी तो है नहीं सर, इंडिविजुअल पर्सनल, आर्मी पर्सनल है बेटा, पुलिस का आदमी साहब रेस्पेक्टेड। क्लियर? तो इन लोगों ने वहां पे स्टे किया है, इन लोगों से जो फीस ली है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने, थ्रू एयरफोर्स मेस, आर्मी मेस,
नेवी में, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्स में, तो सर इनकी फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स अदर देन वो 4 सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, इसलिए जीएसटी क्या रहेगा इसमें, एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, डन। ये सर्कुलर था बच्चों। आइए बच्चों, अगला एक और सर्कुलर है सर, बताता हूं तुम्हें मैं। सर उससे पहले मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा देता हूं। सर याद है मैंने पढ़ाया था, अगर एक्वायरिंग बैंक वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जब शॉपिंग करते हो ना बेटा, आप मान लो मेरा एक शोरूम है, वहां पे आके आपने कुछ शॉपिंग करी बेटा, अब आपने कार्ड स्वैप किया, 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, कार्ड स्वैप किया आपने, आपका बैंक का, आपके पास जो कार्ड है वो उसका बैंक था, वो किस बैंक का था बेटा कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, और मेरे पास जो वो पोर्स मशीन है बेटा वो है किसकी, एचडीएफसी बैंक की। मान लो मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक ने मेरे को वो पोस्ट मशीन दी बेटा। अब आपने आके सर कार्ड स्वैप किया, तो मेरा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। मेरा बैंक आपके बैंक से बात करेगा, आईसीआईसीआई बैंक से, कि भाई आपका ये अकाउंट होल्डर है जिसने मुझे एग्री किया इतना अमाउंट पे करने के लिए, ओटीपी भी डाला है सर, पासवर्ड भी डाला है सर उसमें। क्लियर, तो मेरा बैंक कौन है, एक्वायरिंग बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक पैसा लेगा और वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, मेरे बैंक को बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक। क्लियर, अब उसने 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन जो ये किया है, अब उसकी फीस भी तो लेगा बैंक अपनी, बैंक अपनी फीस ले रहा है, मान लो 1%, 1% हो गया 10,000 का कितना, 100 रुपए मान लो, 100 रुपए फीस है किसकी, बैंक की, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। ये 100 रुपए के अमाउंट पे जीएसटी लगता है बेटा। और यही अगर शॉपिंग का ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट का ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए तक का होता, तो उसके लिए जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज बैंक लेता, मान लो 1% चार्ज अगर है, तो 2,000 रुपए के आपने शॉपिंग जो किया वो 2,000 रुपए तक का शॉपिंग किया बेटा, आपने मान लो शॉपिंग किया एग्जैक्ट 2,000 रुपए का, स्वैप किया कार्ड, 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे साहब। अब 2,000 रुपए पे जो एचडीएफसी बैंक है मेरा, वो 1% कमीशन ले रहा है, मान लो 20 रुपए बेटा, उस 20 पे जीएसटी एग्जम्प्ट है अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट 2,000 रुपए तक का है तो। ये हमने पढ़ा हुआ है सर, ये मैंने एग्जामिनेशन आपको वापस से रिवाइज करा दिया। क्लियर, अब सुनना बात को ध्यान से। अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, रुपे डेबिट कार्ड्स एंड भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस को प्रमोट करने के लिए, रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए बोला हुआ है कि अगर 2,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है, इफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट इज अप टू रुपीज 2,000, मान लो मेरा अगेन मेरा दुकान है, आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो मेरे को, जैसे गूगल पे, पेटीएम वगैरह, या आप रुपए डेबिट कार्ड से मुझे पेमेंट कर रहे हो और ट्रांजेक्शन का अमाउंट अप टू रुपीज 2,000 है, तो ऐसे केस में सर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 ने मेरे बैंक एचडीएफसी बैंक को बोला हुआ है, ओ भाई रुपए डेबिट कार्ड या भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन से अगर कोई पेमेंट करा 2,000 रुपए तक का, तो इसमें मर्चेंट बैंकिंग चार्ज बैंक नहीं ले सकता हमसे, ना हमसे ले सकता है ना मेरे कस्टमर से ले सकता साहब। तो बैंक ने बोला हम क्या समाज सेवा करने पैदा हुए क्या, डिजिटल पेमेंट आपको प्रमोट करने और फीस हमारी काट रहे हो आप, ये कहां का इंसाफ। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे चिंता मत कर, जो तेरा मर्चेंट बैंकिंग चार्ज है, जो तेरा सर्विस फीस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तेरे को देगा एज एन इंसेंटिव। मतलब कस्टमर से तुम वो कमीशन अपना मत लो अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट अप टू रुपीज 2,000 है। कितना है बेटा, अप टू रुपीज 2,000 तक का ट्रांजेक्शन का अमाउंट है, तो उस पर जो सर्विस फीस बनती है बैंक की, मर्चेंट बैंकिंग चार्ज, जैसे 1% अगर फीस है तो 2,000 का 1% कितना हो गया, 20 रुपए। ये 20 रुपए कमीशन का अमाउंट जो बैंक का है, ये बैंक मेरे से नहीं लेगा। कस्टमर से तो हम वैसे भी नहीं लेते, बैंक इससे भी नहीं लेगा बेटा। तो बैंक ने बोला फिर हम किससे लेंगे साहब, हम हमारा खर्चा कैसे निकालेंगे। तो बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम तेरे को इंसेंटिव देंगे, अगर वो पेमेंट आया है, अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ वो रुपए डेबिट कार्ड से हुआ या भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन से अगर हुआ है, तो कमीशन का अमाउंट हम तेरे को देंगे। अब सर क्वेश्चन आया क्या सर, यहाँ पे जो 20 रुपए का ट्रांजेक्शन, 20 रुपए का जो फीस है, 20 रुपए जस्ट एक एग्जाम्पल है मेरे इस एग्जाम्पल में, इस सर्कुलर के लिए। अब 20 रुपए का जो कमीशन फी है गवर्नमेंट, जो बैंक का है, जो गवर्नमेंट पे कर रही है उस बैंक को, उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो सर इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि साहब ये क्या है, दिस इज अ इंसेंटिव विच इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द बैंक्स टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट थ्रू रुपे डेबिट कार्ड्स एंड भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस ऑफ द लो वॉल्यूम। 2,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन को डिजिटल पेमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमने ये बैंक को बोला अपना कमीशन आप उनसे मत चार्ज करना, ये इंसेंटिव हम आपको दे देंगे साहब। तो सर हमने पढ़ा हुआ है ये इंसेंटिव है वो एक तरह से क्या हो गया, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बैंक। और एनी सब्सिडी
एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 पढ़ा हुआ है साहब, याद करिए। वैल्यूएशन सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, देखिए सर यहां पे डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है। कस्टमर में हूं, 20 रुपए का कमीशन जो बनता है वो बैंक का कस्टमर में हूं, मेरे पास वो पॉश मशीन है बेटा, बैंक ने मेरे से नहीं लिया, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया एक तरह से मेरे को, पूरा 20 रुपए गवर्नमेंट बैंक ने नहीं लिया मेरे से, तो सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस। उनकी प्राइस थी ना 20 रुपए कमीशन की बेटा, वो मेरे से नहीं लिया। क्लियर? और आपको पता है सब्सिडी लिंक टू द प्राइस विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, पर इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो सब्सिडी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और इसलिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला क्या, चिंता मत कर मंगल। सर क्या बोला? चिंता मत कर मंगल is recommended by the GST Council. It is hereby clarified that incentive paid by MeitY, मतलब Ministry of Electronics and Information Technology बेटा, MeitY, to the acquiring bank HDFC Bank under incentive scheme for promotion of RuPay debit cards and low volume Bhim UPI transactions are in the nature of subsidy and are thus not taxable. वो सब्सिडी के नेचर में इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा सेकंड बात, सर दिस इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द गवर्नमेंट। बैंक गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहा है यार, बैंक सर्विस तो मेरे को दे रहा है, जिसका वो पॉश मशीन है बेटा, उसी को फैसिलिटी दिया कि कस्टमर आके उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। क्लियर? सर्विसेज मेरे को दी है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या दे रहा है, उसको इंसेंटिव दे रहा है सो दैट वो हमसे फीस नहीं ले, सो दैट ये ट्रांजेक्शन प्रमोट हो। इसलिए दीज आर नॉट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द गवर्नमेंट, दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द कस्टमर ओनली। उसके सब्सिडी दे रहा है कौन? गवर्नमेंट, जिसकी वजह से वो मेरे से कमीशन नहीं ले रहा है। क्लियर? और सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन? समझ में आया सर्कुलर? माहौल सरकार आइए, एक लास्ट सर्कुलर है सर, और मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के पॉइंट भी सारे खत्म होने वाले हैं सर। सर क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्या होता है पहले आप समझिए सर। नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनीज देती है। आज फॉर एग्जांपल आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया बेटा, एग्जांपल देता सर मैं आपको, कार का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम में मान लो ₹1 लाख। क्लियर? अब ये कार आपकी पुरानी कार है साहब, आपका ऑलरेडी इंश्योरेंस हो रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पे किया हुआ सर उसको, अब ये साल खत्म हो गया सर। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब आप अपना इंश्योरेंस क्या कराते हो, रिन्यू। जब आप अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे तब अगेन आपको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। मान लो अभी प्रीमियम है इस साल का कितने का, 90,000 का सर, क्योंकि जैसे जैसे कार की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे प्रीमियम का अमाउंट कम होता जाता था, कार पुरानी होगी सर। अब सर सारी इंश्योरेंस कंपनीज में आप देखिएगा ऐसा होता है कि आपने प्रीवियस ईयर में जो कार का इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया था 1 लाख, 1 लाख पे जीएसटी लग गया साहब, ठीक है वो तो छोड़ो, प्रीमियम पे जीएसटी लगता है साहब, ठीक है। आपने अगर कार का इंश्योरेंस कराया, मतलब कल को कार को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिफाई करेगी, वो कार को बिल्कुल नया करके कंपनी पैसे देगी, इंश्योरेंस कंपनी सर आपको पूरा कार का खर्चा कंपनी उठाएगी सर। ओके साहब। अब सर कंपनी बोलती है अगर आपने पूरे साल में कोई क्लेम किया ही नहीं, भाई बाय गॉड ग्रेस आपकी कार को कुछ नहीं हुआ सर, तो आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया ही नहीं सर। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम अगर किया ही नहीं आपने, कुछ आपकी कार का कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ साहब, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो 1 लाख का जो प्रीमियम था वो पूरा पूरा प्रॉफिट हुआ सर, मजा आ गया। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, अगर आपने पूरे साल में कोई इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं किया होगा तो अगले साल जब हम आपकी कार का इंश्योरेंस करेंगे उसमें एक डिस्काउंट देंगे। उस डिस्काउंट का नाम होता है नो क्लेम बोनस, एनसीबी। ये रहा नो क्लेम बोनस। क्लियर? इन द फॉर्म डिस्काउंट हम आपको देंगे। फॉर एग्जांपल 20,000 में 20,000 रुपए का डिस्काउंट दिया सर इन्होंने, तो 20,000 रुपए लेस के 90 में से नेट प्रीमियम आपको 70,000 ही पे करना है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर जीएसटी जो लगेगा वो किस पे लगेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब इसमें 2 इशू है सर। पहला इशू, अच्छा ट्रांजेक्शन सीख गए बेटा,
क्वेश्चन ये है कि एनसीबी के अमाउंट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। मैंने पहले आपको बिजनेस समझाया क्या होता है। तो सर नो क्लेम बोनस, एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्काउंट दिया बेटा आपको और नेट प्रीमियम आपको पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपने लास्ट ईयर कोई इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं करवाया, क्योंकि आपकी गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं सर। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो इश्यू नंबर 1 दे रखा है वो ये दे रखा है, क्या एनसीबी जो 20,000 रुपए है, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? एक तरह से मैं इंश्योर्ड पर्सन हूं, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, क्या मैंने आपको कोई सर्विस दी है क्लेम नहीं करने की? याद है, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एक इश्यू क्या आया, क्या मैं जो इंश्योर्ड पर्सन हूं, क्या मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दी, उसके लिए मेरे को 20,000 रुपए फीस दिया उन्होंने? क्या मैंने एग्री किया था किसी ऑब्लिगेशन के लिए कि मैं कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा? एग्रीइंग टू दी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट? नहीं साहब नहीं, मैंने 1 लाख का जो प्रीमियम पे किया था ना लास्ट ईयर, वो इसलिए नहीं किया था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा, मैंने इसलिए किया था कि कल को कुछ हो गया तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करूंगा। हाँ वो तो ठीक है, बाय गॉड ग्रेस कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने कोई क्लेम नहीं किया, इसलिए अगले साल आपने मेरे को थोड़ा बेनिफिट देने के लिए मेरे को नो क्लेम बोनस दिया। अदरवाइज 20,000 रुपए कोई फीस नहीं है। आई वॉज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम क्लेमिंग एनी क्लेम। क्लियर? मैं किसी ऑब्लिगेशन नहीं था कि सर मेरे को 20,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए मैं अगर मैं कोई क्लेम नहीं करता तो 20,000 रुपए मिलेंगे, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। हाँ ठीक है, वो कोई क्लेम नहीं हुआ इसलिए उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया है। तो सर सबसे पहला इश्यू तो ये है कि नो क्लेम बोनस इज नॉट अ सप्लाई, देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइड बाय इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। मतलब मैं किसी ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम करूंगा ही नहीं। क्लियर? आई वॉज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू क्लेम एनी नॉट टू क्लेम एनी इंश्योरेंस क्लेम बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? ये फैसिलिटी उन्होंने दी, ठीक है, मेरा कोई क्लेम नहीं आया बाय लक, मैं किसी ऑब्लिगेशन नहीं था, बाय लक कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं आया। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम आता तो मैं तो लेता, मेरे कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा। समझे मेरी बात? इसलिए नो क्लेम बोनस 20,000 मिला है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड बात, सेकंड इश्यू आया कि ठीक है साहब वो 20,000 रुपए कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, मतलब इंश्योरेंस जिसने करवाया था उसने कोई सर्विस नहीं दी इंश्योरेंस कंपनी को जिसकी वजह से 20,000 रुपए उसको मिले, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। ये इश्यू नंबर 1 में हमको क्लेरिफाई हो गया। ठीक है साहब, सेकंड क्वेश्चन आया कि सर अब ये सेकंड ईयर में जब इंश्योरेंस रिन्यू होता है तब जो प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है उसमें से 20,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है एनसीबी के नाम पर और नेट आपको 70,000 पे करना पड़ रहा है। क्या जीएसटी पूरे 90,000 पे लगेगा या 70,000 पे लगेगा? क्या इसको डिस्काउंट वाला बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर? नेट वैल्यू पे जीएसटी लगाना है कि ग्रॉस वैल्यू पे जीएसटी लगाना है? तो वहां पे गवर्नमेंट ने बताया, अरे याद करो वैल्यूएशन यार, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या, फॉलोइंग शेल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉलोइंग शेल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट आप सप्लाई करते वक्त ही ऑन द स्पॉट दे रहे हो और वो सप्लाई के वक्त जो डिस्काउंट आपने दिया है वो अगर इनवॉइस में आप लिख रहे हो और इनवॉइस में से डिस्काउंट, इनवॉइस में वैल्यू में से डिस्काउंट लेस करके नेट वैल्यू ही आप कस्टमर से ले रहे हो तो इट इज डिडक्टिबल डिस्काउंट और वो डिस्काउंट लेस करके जो नेट वैल्यू आएगी उसी पे आपको टैक्स पे करना है। हाँ है ना? तो सर इफ द डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ व्हिच इज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ, और सर इनवॉइस पे दिखाया है कि इतना वैल्यू है, इतना डिस्काउंट है, नेट वैल्यू इतना है, तो नेट वैल्यू पे जीएसटी पे करना है। क्लियर? तो सर यहां पर एनसीबी का जो डिस्काउंट मिल रहा है इट फिट द कंडीशन, क्योंकि सर जब एनसीबी मिलता है, नो क्लेम बोनस जब मिलता है, तब इंश्योरेंस रिन्यूअल का अमाउंट जैसे 90,000 था, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट इतना है, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ बिल पे ही इन्होंने डिस्काउंट लेस किया हुआ है नो क्लेम बोनस वाला, और नेट वैल्यू जो 70,000 उतना ही आपसे लिया है। तो यस ये डिडक्टिबल डिस्काउंट है और ये डिडक्टिबल डिस्काउंट वैल्यू में से लेस होगा और नेट जो 70,000 रुपए है उसी पे जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर? आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों। है ना मालिक? डन। इसी के साथ ये मेगा एग्जीबिशन का एक और सर्कुलर खत्म होता है। अब देखा आपने अगर तो देखा जाए तो मेगा एग्जीबिशन था क्या बेटा? 3 तो सर्कुलर थे सर, और एक वो सर सर्विसेज बाय एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी, उस पर जीएसटी टैक्सेबल कर दिया बच्चा। बाकी कोई अमेंडमेंट था ही नहीं सर, बाकी केवल सर्कुलर थे बच्चों। क्लियर? डन। चलिए सरकार एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं
और ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेंगे अगले टॉपिक को, अगले अमेंडमेंट को बेटा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट सर। बहुत टफ अमेंडमेंट नहीं है सर, आधे से ज्यादा अमेंडमेंट तो ऑलरेडी हो गए हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद और उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे बाकी के अमेंडमेंट्स माहौल के साथ। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों, मस्त होके बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, ओके बाय।